चलो गाइस, आपके सामने लेके आए हम दुनिया की सबसे बढ़िया कहानी। आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जो आज की हमारी कहानी है इस सास बहू पर निर्धारित है। तो आज की जो हमारी कहानी है उसका टॉपिक है, कहानी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। लालची सास की कहानी। सास बहू हिंदी स्टोरी। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आते देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? या तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? लता, माजी मैं आ रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रही। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी, तभी रवि ने आवाज़ दी। रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? रवि, वही तो सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बना कर लाती है। रवि, लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। लता, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है। लता, रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जा। लता, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहाँ आ गई। रेखा जी, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा? निकाल दे इसको घर से बाहर। लता, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है। आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो, ये क्या कह रही है? मुकुल जी,
बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। लता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, अब मुझसे यह दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता, माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, अगर इस बात का सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या होगा? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। लता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा जी ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, लता, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता, कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, पिता, बेटा, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लता, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। सास बहू की कहानी। एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी, सुनील, माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मधु, बेटा, क्या बात है? सुनील, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है माँ। मधु, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा, उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर मधु उदास हो गई। मधु, बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ? सुनील, माँ, चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वही बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। मधु, बहन जी, पैसे और दहेज की बात न कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ जाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया, पति, बहन जी, आप चिंता मत करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों
लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बन जाती है और घर पर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। आशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले जाओ। सुनील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा, मैं इस गरीबे में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरे शादी यहाँ कर दी। यहाँ तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मधु, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील, नहीं माँ, ऐसे करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी वहाँ आशा आ जाती है। आशा, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, न तो मुझे कहीं घुमाने ले गए हैं, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुनील, आशा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मेरी माँ से क्या कमी रह गई? मेरे प्यार में बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप मत लगा। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। मधु, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने बलि बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछ के नहीं जरूरत। यह कहकर वह कमरे में चली जाती। उसकी इस बात से मधु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटा पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं। बहुत कम खर्च में मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मधु, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेना दे। आशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को न पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, आशा, माँ जी को तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा कर चला जाता है। मधु को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आशा, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था
उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आशा रोने लगती है। इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बेचैन बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहता है, सुनील, आशा, तो मुझे गाँव ले चलो। मैं अपना प्राण अपने घर पे त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गाँव ले जाती है। जब वे अपने गांव पहुंचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है मधु घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील, माँ, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मधु, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यही मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आशा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार है और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। सुनील, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। मधु, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ कर दे। इसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यही कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और मधु के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मधु, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया है। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको हमारे चैनल पर ऐसी मज़ेदार कहानी देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। बाय बाय एंड सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, लेकिन याद रखना, कोई भी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़रूर करके जाना लाइक सब्सक्राइब।